हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे स्टैटिकल ऑफिसर एग्ज़ाम 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 26 फरवरी 2024 को हुआ था। तो बेसिकली मैं अपनी क्लास में आरपीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान अपने एग्ज़ामों में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही पूछती है। मैंने इतने सारे क्वेश्चन पेपर उठाए और पूरा सॉल्यूशन कर करके जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है 100% वाले पेपर में से ना 80% तो प्रीवियस ईयर का रहता है। अगर आप लोग आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर, आरएसएम डबलएसपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के चले जाओ ना, तो बस आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इतने ही जीके के क्वेश्चन अगर आप किसी एग्ज़ाम में सही कर दिए ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज की वीडियो में आरपीएससी द्वारा पूछे गए स्टैटिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम में जो जीके के क्वेश्चन है, मैं आपको वो बताऊंगी। और ये अभी आरपीएससी का रिसेंट पेपर है जो हुआ है आरपीएससी का लेटेस्ट। तो मैं लेटेस्ट पेपर से स्टार्ट करूँगी आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और लास्ट तक 2018 तक के क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है? अगर आप लोगों को मेरी वॉइस किसी भी चीज़ में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में बता देना। तो आप लोग जानते हो 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है? ये है अपने माही बेसिन में स्थित है। इसका आंसर आएगा माही बेसिन। एक आपसे ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ियों को सिवाड़ा की पहाड़ी भी बोला जाता है, और नकोड़ा पर्वत ये भी बोला जाता है। तो ये किस नदी बेसिन में स्थित है? देखो, अगर आपसे पूछा जाए 56 का मैदान या 56 गांव का समूह माही बेसिन में स्थित है। लेकिन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए 56 की पहाड़ी, नकोड़ा पर्वत या सिवाड़ा की पहाड़ी, इस नाम से अगर आपसे कोई क्वेश्चन आए तो इसका आंसर आपको करना है लूनी बेसिन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती हैं? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कच्छ के रण में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो देखो, पहली जो कच्छ के रण में गिरती है वो है आपकी लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में, और एक पश्चिमी बनास। ये दोनों नदियाँ कच्छ के रण में गिरती है। कैसे? जो लूनी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है मैं बता देती हूँ। नाग पहाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं अजमेर में, वहाँ से ये आती है अजमेर से होते हुए। इसकी जो लंबाई होती है कच्छ के रण तक 495 किलोमीटर तक होती है। लेकिन जो राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई है, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, वो है 320 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ पश्चिमी बनास के बारे में। पश्चिमी बनास के बारे में कहा जाता है ये सिरोही जिले से निकलती है। सिरोही जिले के नया सानवरा गांव एक है, वहाँ से पश्चिमी बनास नदी निकलती है और लिटिल कच्छ रन गुजरात में गिर जाती है। इसकी कुछ सहायक नदी भी आप बोल सकते हो। एक तो कुकड़ी है, सूकली है, सीपू है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ और उसके अंदर के कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ ना, वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे जो फैक्ट हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जो कि आपके आगामी क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती है? पश्चिमी बनास और लूनी नदी। और जो आंसर होगा मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊँगी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑप्शन है किसी दूसरे क्वेश्चंस में रिपीट हो जाते हैं, तो उनके बारे में वैसे भी वहाँ डिस्कस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन में इन्हीं सारे ऑप्शनों को डिस्कस करती रह जाऊँ, आपका सारा टाइम खत्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? देखो, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है।
राजस्थान होता है ना, राजस्थान का जो मैप है ना, ये जो भी है, मेरे से मैपिंग सही से नहीं आती, ये अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। जो अरावली के इस साइड जो होंगे ना, उसमें तो लेट मानसून पहुँचेगा, लेकिन दक्षिणी पश्चिम मानसून जो इस वाले ज़िले पहले इसमें पहुँचेगा, उसके बाद इधर पहुँचेगा। तो सवाई माधोपुर करौली इधर पड़ते हैं, ठीक है। नागौर जोधपुर इधर पड़ रहे हैं, पाली चूरू इधर पड़ रहे हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ भी इधर पड़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? सवाई माधोपुर और करौली में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिडी मृदा या एरिडी सोल मृदा कहाँ पाई जाती है। जो आपकी एरिडी सोल मृदा होती है ना, ये बेसिकली पाई जाती है शुष्क जगहों पर, शुष्क प्रदेशों में, और शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है आपके पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। ये आपका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो अपना हो गया पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद में इसमें आपको कुछ चीज़ें और बता रही हूँ, 1 सेकेंड। तो ये बात है कि एक हमारी एरिडी सोल मृदा होती है, एक एंटी सोल भी होती है। ये तो शुष्क में पाई जा रही है, ये पाई जाती है आपकी अर्ध शुष्क में, ठीक है। इसको पीली भूरी मृदा भी बोला जाता है, पीली भूरी मृदा। ये आ गई बात समझ में। एंटी सोल कहाँ पाई जाती है? एरिडी सोल शुष्क में, एंटी सोल अर्ध शुष्क में पाई जाती है। उसके बाद आते हैं हमारा, क्या आते हैं उसके बाद आता है एक और वर्टिसोल मृदा होती है, वर्टिसोल। ये पाई जाती है आपके अति आर्द्र और आर्द्र में। ये बेसिकली दक्षिण राजस्थान आप माने जाते हो, ये वहाँ पर मिलती है। एक होती है अल्फी सोल। मैं जो बोल रही हूँ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लिखते जाना, सब समझ आएगा। अल्फी सोल पाई जाती है आपकी, इसको सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, और ये पाई जाती है अल्फी सोल आपकी उप आर्द्र और आर्द्र में। तो ये कुछ मिट्टी का टाइप है, वो भी आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन सबको आप याद करके जाइए एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, खो कहाँ पर है आपकी? जयपुर में। कितने मीटर की है? 920 मीटर। देखो मैं तो आपको बता देती हूँ, खो है, देखो जो खो है ना, ये उत्तरी अरावली की सेकंड लार्जेस्ट चोटी है, सेकंड लार्जेस्ट। अब क्वेश्चन आता है फर्स्ट कौन सी है, तो फर्स्ट हो जाती है हमारी रघुनाथगढ़। ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है एग्ज़ाम में, रघुनाथगढ़। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड दे रखी है बावई पड़ती है आपकी झुंझुनू में, इसकी ऊंचाई है 780 मीटर, ठीक है। तारागढ़ सब जानते हैं, अरावली, मध्य अरावली की है ये, और इसकी ऊंचाई है मध्य अरावली की है 873 मीटर, ठीक है। उसके बाद ऋषिकेश, जिससे एक ऋषिकेश पहाड़ी है, एक ऋषभदेव भी है। अगर कोई पूछे ना ऋषभदेव, तो ऋषभदेव तो पड़ती है उदयपुर में, जबकि जो ये ऋषिकेश वाली जो पहाड़ी पड़ती है ना, ये ऋषिकेश वाली पहाड़ी पड़ती है आपकी सिरोही में, और इसकी ऊंचाई क्या है? देखो 1017 मीटर जो सिरोही वाली है, सिरोही वाली ज़्यादा बड़ी है। जो ऋषभदेव उदयपुर की है ना, उसकी ऊंचाई आपकी लगभग 400 मीटर मान लो। तो आप इसके हिसाब से दे सकते हो। इसकी तो 920 मीटर हो गई, बावई की हो गई आपकी 780 मीटर, तारागढ़ आपकी हो गई 873 मीटर, और ऋषिकेश आपका सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे पहले डी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ए, फिर सी, फिर बी, ठीक है। लिख लेना, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं?
देखो इसका क्वेश्चन होगा, आबू में पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और आपको ये पता होगा कि जैसे ये राजस्थान का नक्शा है, इसमें 0 डिग्री से 10 डिग्री तक क्या होता है, उष्ण। उसके बाद राजस्थान के 80% क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय ही वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं क्योंकि कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर को काटते हुए इधर से गुजर रही है। तो हम पढ़ते हैं जब देशांतर और ये सब रेखाओं के बारे में, तो 0 डिग्री 10 डिग्री के बीच में क्या आता है, उष्ण कटिबंधीय, और 10 डिग्री से ऊपर आ जाता है उपोष्ण कटिबंधीय। तो अपना आधे से ज़्यादा जो राजस्थान है उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु में आता है। पर इसका क्वेश्चन ये है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार आबू में पाए जाते हैं। इसका आंसर लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बता सकती हूँ आपको, जो उपोष्ण कटिबंधीय होते हैं ना, इसके जो पेड़ होते हैं, इसकी जो ऊंचाई होती है 800 से 700 मीटर तक होती है। ठीक है, याद हो। आपसे कोई पूछे कि दक्षिणी राजस्थान में कौन से वन पाए जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान में, वहाँ लिखिए आप शुष्क सागवान, शुष्क सागवान वन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं तो बेसिकली आपको डिस्कस ही क्या कर रही हूँ, मैं आपको ओनली क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो आए हुए हैं। ठीक है, आप एक कॉपी लीजिए, उसमें लिखते जाइए। सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से पास करने का। मेरा तो खुद का ही बहुत ज़्यादा अनुभव है। आप लोगों को बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन तो पता ही होगा, नहीं पता तो मैं दोबारा बता देती हूँ। क्या मैं NIT पटना से पास आउट हूँ, और यूट्यूब के फील्ड में मैं अभी आई हूँ। इतना मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वीडियो कैसे बनानी है, कैसे एडिट करनी है और कैसे क्या करना है, लेकिन कंटेंट का मुझे पूरा आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मैं केवल इसी पे ही फोकस करूँगी। कभी भी मेरी वीडियो में थोड़ी सी एडिटिंग या फिर कोई भी वॉलपेपर या फिर कोई भी मैं टाइटल डाली हूँ उसमें मिस्टेक्स होना, उसको अवॉइड करना। पर वीडियो में जो मैं बता रही हूँ ना, उसको तो आप पॉइंट टू पॉइंट बुक में या अपनी नोटबुक में उतारते जाइए। अगर उसमें से क्वेश्चन ना आए तब आप मेरे पास आना। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यतः उत्पादित कहाँ किया जाता है। देखो, मक्का को तो अनाजों की रानी कहा जाता है। चले, खरीफ की फसल है मक्का, इसको अनाजों की रानी कहा जाता है। इसके लिए मृदा होती है दोमट मृदा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मक्का मुख्यतः अपने दक्षिणी राजस्थान में होती है। ये तो याद ही रख लेना आप, अच्छा क्वेश्चन है। मक्का बेसिकली कहाँ पर होती है, दक्षिणी राजस्थान में बेसिकली मक्का उत्पादित की जाती है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन से संबंधित है। वो बोलना नहीं आ रहा, हिंदी का वर्ड है, दैट्स व्हाई। तो देखो, नहरी सिंचाई, अगर हम सिंचाई कर दें तो मरुस्थलीकरण होगा। ये तो सिंपल सी बात है कि नहीं होगा। सिंचाई करने से तो अच्छा वनावरण आच्छादित होगा आपके आसपास के क्षेत्रों में। अति पशुचारण, यस बिल्कुल होगा। मृदा अपरदन, बिल्कुल होगा। पवन ऊर्जा परियोजना, आई थिंक इससे भी होगा क्या, आप लोग बताओ। वनों की कटाई तो चलो होगा ही होगा। ए आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन गए। बी तो आएगा ही आएगा, अति पशुचारण, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। सी क्या है, मृदा अपरदन, इसमें पवन ऊर्जा परियोजनाएं। पवन ऊर्जा परियोजनाएं क्या है, पवन ऊर्जा परियोजना से होगा। और वनों की कटाई, देखो पवन ऊर्जा परियोजना से मरुस्थलीकरण नहीं हो सकता। मरुस्थलीकरण होगा बेसिकली अति पशुचारण से, मृदा के अपरदन से और वनों की कटाई से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सावन भादो परियोजना, बिल्कुल, मैं तो कोटा से हूँ तो मुझे तो इस परियोजना के बारे में पूरा पता है। सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा जिले से इम्पोर्टेंट है, कोटा जिले की है। और इसमें बेसिकली एक और परियोजना है, तकली परियोजना, वो भी कोटा जिले की है। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह, ये तो पूरे राजस्थान वालों को पता होगा, अंता, जो कि 12 में है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी? ओबियसली अमर सागर परियोजना। कब बनी ये याद होना चाहिए, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। 1999 में। देवगढ़ परियोजना, ये बनी 2000 में। बीथड़ी देवगढ़ तो पहले आता था आपका चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में, अब 2008 के बाद ये आने वाला है, आता है सॉरी, प्रतापगढ़ के साथ। ठीक है, तो ये अभी बेसिकली प्रतापगढ़ में है। अमर सागर जैसलमेर में है। बीथड़ी आती है फलोदी की, फलोदी है जोधपुर में, और ये बनी 2001 में। ठीक है, और क्या बता सकती हूँ इसमें, एक गोरीर है, गोरीर ये है झुंझुनू में, और ये जो दुनिया दे रखा है, दुनिया, और एक अगोरिया, ये है गोरीर, झुंझुनू, धूनिया और अगोरिया। मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ आई थिंक, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे चेंज भी करना नहीं आ रहा है लगता है, बहुत दिक्कत है टेक्निकल चीज़ों में तो मुझे लगता है। तो मैं बता रही थी गोरीर, दुनिया, अगोरिया, ये तीनों क्या है, सौर ऊर्जा परियोजनाएं। ठीक है, अगोरिया आपकी बाड़मेर में है, अगर आपसे मेरे से क्वेश्चन पूछो तो बाड़मेर में है। दुनिया आपकी जोधपुर में है, और गोरीर झुंझुनू में है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? तो देखो इसका आंसर 5 आएगा। 2011 की जनगणना आपको एकदम घोल कर पी जानी है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, अनुसूचित जनजाति में 28% से अधिक जनसंख्या वाले 28% से अधिक किन डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या है? फर्स्ट नोट करिए, बांसवाड़ा। ठीक है, इसकी है 76.38%। सोचो, इसकी 76% जनसंख्या ही कहाँ पाई जा रही है, मतलब 76.38% ही जनसंख्या का की अनुसूचित जनजाति की। सेकंड है बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, ये जो मैं लिखवा रही हूँ नोट कर लो, बेस्ट है। ये है 70.82%। तीसरी है प्रतापगढ़, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति 28% से अधिक है, 63.42%। फोर्थ आती है आपकी उदयपुर, इसकी है 49.71%। और एक लास्ट आती है सिरोही, 28.22%। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए जिसमें अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अधिक है, 28% से ज़्यादा। एक आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति जो कि 30% से ज़्यादा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका आंसर केवल एक ही है, वो है गंगानगर, जो कि है 36.58%। ठीक है, सब लोगों का आ गया, जितने भी क्वेश्चन कराएं उसका आंसर, और कुछ भी डाउट हो तो बता देना यार। मूसी महारानी की छतरी, ये पता ही होगा यार, अलवर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? देखो, कॉकरेज, मालवी और सांचोरी, ये सारी गाय की नस्लें हैं। ठीक है, और जो सिरोही है वही एक ओनली बकरी की नस्ल है।
ठीक है। आगे, अब मिशन निर्यातक बनो राजस्थान के किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? देखो, ये आपके प्रारंभ किया गया 2021 में। मिशन निर्यातक बनो बेसिकली ये है कि कोई भी इंसान जो अपने खुद के प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, उसको बेसिकली वो उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट का निर्यात करे, उसके लिए उनको सपोर्ट करने के लिए मिशन निर्यातक बनो कार्यक्रम शुरू किया गया। ये उद्योग और वाणिज्य विभाग और रिको ने मिलकर शुरू किया। उद्योग व वाणिज्यिक विभाग और रिको की साझेदारी से ये शुरू किया गया। फर्स्ट चरण इसका शुरू हुआ था 29 जुलाई 2021, ठीक है। और सेकंड चरण आप लिख लीजिए 5 दिसंबर 2022। तो ये मिशन निर्यातक बनो, उसके बारे में डिस्कशन है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूरेनियम रोहिल सीकर, रोहिल कहाँ है? सीकर में। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए खनन केंद्र भी बनाया जा रहा है, खनन केंद्र रोहिल सीकर में यूरेनियम। फेल्सपार मकरेना, मकरेना कहाँ है? अजमेर में। ये भी सही है। जब भी मैं कोई भी नया क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, प्रीवियस वाले को ऐसा करा करूँगी, हटा दिया करूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओहो, बहुत दिक्कत है, ठीक है। फेल्सपार मकरेना अजमेर बता रही थी मैं। देखो, ये जामसर है ना, ये वाला गलत हो गया क्योंकि जामसर में टंगस्टन का नहीं पाया जाता, जामसर में पाया जाता है जिप्सम, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ। आया ना सबको समझ में? सॉरी, थर्ड, ठीक है। मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, आई स्टार्ट राजस्थान की एक पहले सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की है। क्वेश्चन नंबर 20, मैं इसका ये नहीं करेंगे। 23 देखिए, संबल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पता है क्या किसी को? अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कुल जनसंख्या का 40% से अधिक एससी होंगे ना, तो वहाँ पर सामाजिक कल्याण के काम किए जाएंगे और आधारभूत सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो इसका आंसर ही होगा, सामाजिक कल्याण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, बड़वा यूप अभिलेख संबंधित है, किससे संबंधित है बड़वा यूप? ये बेसिकली आपका मोखरी वंश से संबंधित है। ये कब बनाया गया? 238 ईस्वी में। जो बता रही हूँ जानकारी लिख लीजिए, ठीक है। ये बड़वा यूप कहाँ पर है? लिखिए, बड़वा यूप है बड़वा कोटा में। भाषा इसकी संस्कृत है और लिपि इसकी है ब्राह्मी। और एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है, कितने यूप अभिलेखों का समूह है? तो इस पे लिख दीजिए 3 यूप अभिलेखों का समूह है। निम्नांकित में से चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? देखो, चौहान शासक गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किया। और इसके बारे में आपको ये भी बोल सकते हैं, बिगरेराज गुवक प्रथम को हम बोलते हैं बिगरेराज फर्स्ट, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो लिख सकते हो आप, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया एक शेफ संत थे अल्लट, उन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। 132 हो गया। 133, शासक पंजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? देखो, इसका आंसर आएगा कछवा। इससे रिलेटेड इसलिए है पंजन देव क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान महुआ का युद्ध करके आए तो उन्होंने क्या किया, जो पंजन देव है जो जयपुर के कछवा वंश का है, किससे रिलेटेड है? जयपुर के कछवा वंश से रिलेटेड है।
तो जब ये अपने महुआ के युद्ध को जीत के आए तो इन्होंने क्या किया, जयपुर के कछवा वंश के शासक पंजन देव को वहाँ का राजा नियुक्त कर दिया। ठीक है, और ये इससे रिलेटेड है तो इसका आंसर, और नागौर का जो प्रशासक था ना वो भी इसने पंजन देव को बनाया था। महुआ का भी तो बनाया ही था पंजन देव को, और नागौर का प्रशासक भी पंजन देव को बनाया था। ठीक है, कछवा वंश से रिलेटेड है। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल थम्मन की उपाधि किसे प्रदान की गई, गज सिंह। ये तो आप लोगों को याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवज्योति, नवजीवन, लोकवाणी, त्याग भूमि, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आती है नवज्योति, 1936 में ही बना अजमेर में। इसके संपादक थे राम नारायण चौधरी। लिख लीजिए, इसके संपादक थे राम नारायण चौधरी। ये मैं इधर लिखती हूँ, राम नारायण चौधरी नवज्योति के। और आगे चलकर इनके संस्थापक बन गए, संपादक बन गए दुर्गा शंकर प्रसाद। इनके भाई थे ये, दुर्गा शंकर प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी, शंकर मत लिखना, ठीक है। तो नवज्योति क्या है, अजमेर से प्रकाशित हुआ था। राम नारायण चौधरी इसके संपादक थे। आगे चल के दुर्गा प्रसाद चौधरी इनके संपादक बन गए और ये 1936 में प्रकाशित हुआ। तो ये तो सही है। नवजीवन, नवजीवन अजमेर का ही है, 1939 में। और इसको संपादित किया था, लिख लीजिए, नारायण सिंह थे, नारायण सिंह। लोकवाणी 1943, ये भी सही है। इनको किया था जयपुर से देवी शंकर तिवारी। लिखो लोकवाणी को, देवी शंकर तिवारी। मैं जो बोल रही हूँ वो नोट कर लेना, इसमें शायद आपको समझ में ना आए। देवी शंकर तिवारी ने लोकवाणी को किया था संपादित। त्याग भूमि ये गलत है, 1929 नहीं आएगा, त्याग भूमि 1927 आएगा। अजमेर से किया था हरिभाऊ उपाध्याय ने। इसका आंसर हो गया युद्ध। निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं थे, क्वेश्चन नंबर 136। देखो सबसे पहले बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन कब हुआ की शुरुआत किसने की थी, 4 अक्टूबर 1936 को मदाराम वैद्य ने की थी। तो ये तो भिक्षालाल बोहरा बीकानेर प्रजामंडल के कोषाध्यक्ष थे। लक्ष्मण दास स्वामी ये इसके मंत्री थे। तो मेरे हिसाब से तीनों ही बीकानेर प्रजामंडल से रिलेटेड थे। तो इसका आंसर लिख दीजिए आप, समस्त 3। प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया। देखो बीवी लाल और बीके थापन ने तो कालीबंगा का किया था। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। तो इसका आंसर आएगा BN मिश्र, 137 में लिख दीजिए C। देखो मैंने कैसे इसका आंसर ढूंढा, ऐसे ही इसके आंसर ढूंढने हैं आपको, कि अपन ने पढ़ा था कालीबंगा बीवी लाल बीके थापर, तो ये तो अलग हो गए। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की, तो बचा BN मिश्र आंसर। राजस्थान में राष्ट्र प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया, किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है या फिर इसको कल करें, बता दो। अगर किसी को भी आइडिया है तो उसको कमेंट में बताना है। और यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, क्योंकि आज मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही है। वैसे क्वेश्चंस तो कम ही बचे हैं, पर फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सोल्व करवाऊँगी। अभी थोड़ा मुझे काम है। बाकी अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कुछ भी गलती हो वो भी कमेंट में लिखो ताकि मैं इम्प्रूव करूँ। थैंक यू सो मच।